सुनाओ, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो 9th चैप्टर था। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, जिसको आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस भी बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में डिस्कस किया हुआ है और आज की क्लास में भी उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोगों ने जैसा बताया था आपको कि नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, जिसको आप सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा से लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे कि ये सौर ऊर्जा क्या होती है और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। बेसिक चीजें सबको पता होंगी पर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं वो सबको पता नहीं होती हैं। बेसिकली जो आपकी सौर ऊर्जा है वो सूर्य के द्वारा जो किरणें निकलती हैं उससे ऊर्जा क्या किया संग्रहित किया जाता है या उसके द्वारा ऊर्जा को यूज में लाया जाता है। और इस ऊर्जा को आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। अर्थात ये जो ऊर्जा है कभी भी क्षय ना होने वाली ऊर्जा, यानी कि कभी ये खत्म ना होने वाली ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा विकिरण के रूप में पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है और सौर ऊर्जा सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। बाकी सब अगर आपकी एनर्जीज होती हैं वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर को कुछ ना कुछ प्रदूषित करती हैं, लेकिन आपकी जो सोलर एनर्जी होती है ये किसी भी प्रकार से एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। और सूर्य के यानी कि सौर ऊर्जा के जो भी सोर्सेस होते हैं उसके लिए पूरा टोटली उत्तरदायित्व कौन होता है, सूर्य होता है। यानी कि सूर्य के द्वारा क्या होती है, आपकी ये जो ऊर्जा है वो निकलती है जो कि धरातल तक पहुंचती है। सूर्य के द्वारा धरातल पर विकिरण सूर्य के अंदर एक नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ठीक है, सूर्य के अंदर क्या होता है, एक नाभिकीय संलयन के कारण होता है, जिसमें दो भार हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक बड़े हीलियम का नाभिक तैयार करते हैं। यानी कि संलयन की प्रक्रिया, जब मैंने आपको नाभिकीय रिएक्टर या फिर नाभिकीय पावर प्लांट के बारे में पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि संलयन और विखंडन क्या होता है। संलयन में क्या होती है कि जो नाभिक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और विखंडन में क्या होता है कि जो आपके नाभिक होते हैं वो टूटते हुए आपस में क्या हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो प्रोसेस होता है वो संलयन का प्रोसेस होता है। अभिक्रिया के दौरान अत्यधिक उस मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी संलयन या विखंडन की प्रक्रिया होती है तो वहां पे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, और ऊष्मा के द्वारा आप क्या करते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और यह ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, यह ऊष्मा क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती तथा अवशोषित होती है। पृथ्वी पर यह तरंगे विकिरण के रूप में अवशोषित की जाती हैं। सूर्य द्वारा सतत विद्युतीय चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे जो संलयन प्रक्रिया होती है ये लगातार होती रहती है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हम सीधे रूप से नहीं कर पाते हैं। सूर्य की ऊर्जा जो होती है उसको हम आप क्या करेंगे, एक सीधे रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम के प्रयोग के आधार पर जो आपके सौर ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। पहला आपका क्या है, प्रत्यक्ष प्रयोग, और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष प्रयोग। मैं आपको बता देता हूँ।
है। ये आपके कितने टाइप्स के होंगे? दो टाइप के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आपके दो अलग अलग टाइप होते हैं, तापीय विधि, फोटोवोल्टाइक विधि। ये हो गया आपका तापीय विधि। नेक्स्ट है फोटोवोल्टाइक विधि। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। जो आपकी तापीय विधि होती है इसको बोलते हैं थर्मल मेथड। और फोटोवोल्टाइक विधि को आप बोलते हैं फोटोवोल्टाइक विधि बोलते हैं। ठीक, ये तो हो गए आपके प्रत्यक्ष प्रयोग। और दूसरा आपका होता है अप्रत्यक्ष प्रयोग। अप्रत्यक्ष प्रयोग को डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से। नेक्स्ट है तरंग ऊर्जा से, ऊर्जा से। उसके बाद आपका नेक्स्ट है समुद्रीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, समुद्री उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। और उसके बाद आपका होता है बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा, ठीक। और उसके बाद इसमें एक लास्ट आता है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, ये आपके क्या हो गए? अप्रत्यक्ष हो गए। यहाँ पे पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका तरंग है, तरंग यानी कि वेव एनर्जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? समुद्रीय उष्मीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी। इसके बाद क्या है आपका? बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी। उसके बाद आपका है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस टाइप के यानी कि जो आपके प्रयोग होते हैं सौर ऊर्जा के, वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को मेनली अलग अलग दो टाइप्स के हैं, तापीय विधि, इसको आप बोलते हैं थर्मल मेथड्स, एंड नेक्स्ट फोटोवोल्टाइक मेथड्स। उसके बाद अप्रत्यक्ष विधि में पहला आपका आता है विंड एनर्जी, एंड सेकेंड वेव एनर्जी, एंड थर्ड समुद्रीय उष्मीय ऊर्जा, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आता है बायोमास एनर्जी, और लास्ट में लिखा हुआ है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये तो भी डायग्राम हो गए। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सौर ऊर्जा के प्रत्यक्ष प्रयोग से, यानी कि सूरज की जो एनर्जी होती है उसके प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट प्रयोग से हम सूर्य की किरणों में निहित ऊष्मा को आवश्यक उपकरण द्वारा अन्य प्रकार की ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रयोग में क्या करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा माध्यम से सिंचित होती है और इसी सौर ऊर्जा के कारण हम इन ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं।
ठीक है। जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कुछ उपकरण भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर पैनल, सोलर चार्जर और सोलर सेल, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर फर्नेस, सोलर ग्रीन हाउसेस। तो जो सोलर की एनर्जी होती है उसको ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कुछ इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोलर कुकर, हीटर, पैनल्स, चार्जर। ठीक है, ये क्या करते हैं, सूर्य की एनर्जी को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक, अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, आपकी जो सोलर एनर्जीज होती हैं उसके आपके क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज क्या होता है, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, इसकी क्या होती है, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, ये एक सीमित मात्रा में नहीं होता है, यानी कि आपको जितना अवेलेबिलिटी चाहिए, जितना आपको चाहिए उपलब्धता, उतनी मात्रा में अवेलेबल होता है। दूसरा, यह ऊर्जा का अपरंपरागत तथा नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, अपरंपरागत स्रोत है और ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। और इसके यूज से क्या होता है, कुछ भी प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, इस यानी कि इससे कोई भी प्रदूषण का खतरा आपको या आपके एटमॉस्फेयर को नहीं होता है। संचालन व रख रखाव में लागत क्या आती है, इसकी कम आती है, यानी कि इसको चलाने में और इसके मेंटेनेंस में। ठीक है, चलाने में और मेंटेनेंस में क्या आता है, कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं आता है। ठीक, और इसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आप लोग जानते भी होंगे और आप लोग के आज के जमाने में ज्यादा यूज भी किया जा रहा है। देख पाते होंगे आप लोग, वहां पे एक प्लेट लगा के उसको क्या किया जाता है, सूर्य की रोशनी को वहां पे क्या किया जाता है, केंद्रित किया जाता है और उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी वहां से क्या होती है, आपकी बन के निकल जाती है। ये तो हो गए आपके एडवांटेजेस तो बताना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, लेकिन कुछ इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं या फिर लिमिटेशंस भी होते हैं सोलर एनर्जी के। पहला इसका लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या होता है, वातावरण पर निर्भर करता है, अतः असमान ऊर्जा स्रोत होता है। वातावरण पर निर्भरता का मतलब ये है कि अगर आप देखते होंगे बारिश के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में सूर्य की रोशनी पूरी तरह से पृथ्वी पर या पृथ्वी के धरातल पर पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, आपका सोलर सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक, तो इसी को कहा गया है कि अतः यह असमान ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि एक समान ऊर्जा इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कभी क्या होगी, सोलर की जो एनर्जी होगी, यानी कि जो आपकी ऊर्जा होगी सोलर की, जो धरातल पर उसके किरण पहुंचेंगे, वो जितना अच्छे ढंग से या जितना ज्यादा पहुंचेंगे उस हिसाब से आपकी क्या होगी, सूर्य की एनर्जी बनेगी, यानी कि आप एनर्जी को क्रिएट कर पाएंगे या बना पाएंगे या परिवर्तित कर पाएंगे। अगर सूर्य की रोशनी धरातल पर नहीं पहुंच पा रही होगी तो उस टाइम पे क्या होगी, आपकी जो ऊर्जा होगी वो पूरी तरह से नहीं बन पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट लिमिटेशंस का ही, इसका भंडारण जो लागत आता है वो अत्यधिक होता है। ठीक है, भंडारण का मतलब इसको इकट्ठा किया जाए, इसकी एनर्जी को क्या किया जाए, अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो वो इकट्ठा करना आसान नहीं होता है, और अगर इकट्ठा किया भी जाए तो इसमें क्या होती है, काफी ज्यादा कास्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बहुत महंगा पड़ जाता है। नेक्स्ट है कि इसकी जो प्राइमरी लागत होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि इसका सेटअप बनाने के लिए, यानी कि शुरू में इसको स्टार्ट करने के लिए इसकी जो कॉस्ट आती है वो अधिक आती है। कैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मेनली ज्यादा से ज्यादा जो आपके सोलर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एक प्लेट्स लगाया जाता है, तो अब तो काफी धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, सस्ता होता जा रहा है, लेकिन अभी भी अन्य की अपेक्षा जो इसका सेटअप है, सेटअप महंगा आता है। बाकी उसके बाद मेंटेनेंस और रख रखाव में उतना ज्यादा खर्च नहीं होता है।
ठीक है, या फिर उसके चलाने में उतना ज्यादा खर्च नहीं आता, लेकिन स्टार्टिंग जो कॉस्ट है वो इसकी बढ़ जाती है अन्य पावर प्लांट या फिर अन्य जो एनर्जी उत्पादित करने के जो स्रोत है उनकी अपेक्षा। ठीक है, तो आपका जो एडवांटेज है वो एक एडवांटेज है कि अगर इसका सेटअप हो जाए उसके बाद उसको चलाने में या रख रखाव में उतने ज्यादा कॉस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसका वहां पे डिसएडवांटेज क्या है कि स्टार्टिंग में इसके सेटअप के लिए इसकी जो कॉस्ट होती है, इसकी जो लागत होती है वो अत्यधिक होती है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस छोटा सा हो जाता है, बाकी इसके कुछ ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं। ठीक, और आपको पता ही है कि सोलर की जो एनर्जी है वो अपरंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के अंतर्गत आता है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब एनर्जी यानी कि आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इसलिए यूज में लाई जाती है क्योंकि आप पूरी तरह कन्वेंशनल एनर्जी के जो रिसोर्सेस हैं उन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप उन पर निर्भर रहते हैं, एज ए एग्जाम्पल अगर आप कोल पे निर्भर रहते हैं या कोयले पे निर्भर रहते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें कि यूरेनियम एज ए फ्यूल इस्तेमाल में लाया जाता है, अगर आप उस पर निर्भर रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपके सोर्सेस हैं यानी कि एज ए कोयला, एज ए यूरेनियम या फिर अदर जो सोर्सेज हैं वो एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाए। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो इसलिए आपके जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में, कि जो आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेस हैं उनका जो इस्तेमाल है वो कम हो, जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक चल सके। ठीक है, और इनको बढ़ावा दिया जाए क्योंकि ये तो खत्म होने वाले हैं नहीं जैसा कि माना गया है। ठीक है, तो इस वजह से आपके ये जो सौर ऊर्जा है या सोलर एनर्जी है आज के डेट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक नॉन कन्वेंशनल चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो इसी से जुड़ा होगा, जो कि है विंड एनर्जी। आप विंड एनर्जी आपको नाम सुन के अच्छा लग रहा होगा। विंड एनर्जी की हिंदी होती है पवन ऊर्जा। ठीक है, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ। ठीक है, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब ये है कि जो आपकी ये हवाएं चलती हैं या फिर जो आपकी हवा होती है उसके द्वारा जो ऊर्जा इस्तेमाल में लाई जाती है वो आपकी विंड एनर्जी के अंतर्गत आती है। अब विंड एनर्जी भी किस तरह से सौर ऊर्जा से ही रिलेट करती है हम आपको बता पा रहे हैं कि यह जो है सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप है। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया, अप्रत्यक्ष रूप में मैंने 5-6 टाइप्स लिख पाया था। पहला आपका था पवन ऊर्जा से। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये जो आपकी पवन ऊर्जा है ये क्या है? सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप है। वायु की उत्पत्ति धरातल की ऊपरी सतह के आसमान गर्म होने के कारण होती है। एक बार मैं और इस सेंटेंस को दोबारा से दोहराने की कोशिश करूंगा। वायु की उत्पत्ति यानी कि वायु की जो उत्पत्ति यानी कि पवन की जो उत्पत्ति है वो धरातल की ऊपरी सतह के असमान गर्म होने के कारण यानी कि जो एक बराबर नहीं असमान गर्म होने के कारण होती है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो आपकी पवन ऊर्जा है यानी कि विंड एनर्जी है वो सोलर एनर्जी से ही रिलेट कर पाती है। वायु की गतिशील अवस्था को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं या विंड कहते हैं। ठीक, यानी कि वायु जो है वो जब तेज हो जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है? पवन यानी कि विंड। इसी पवन ऊर्जा का उपयोग हम ऊर्जा रूपांतरण में करते हैं।
पवन ऊर्जा को या तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, पवन ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्लैनेटरी विंड एंड लोकल विंड। मैं हेडिंग डाल देता हूं। प्लैनेटरी विंड फर्स्ट है आपका, एंड नाउ सेकंड है लोकल विंड। ठीक है, पहला नाम थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, दूसरा नाम बहुत ही चाहिए लोकल। लोकल मतलब सभी लोग जानते हैं कि लोकल क्या होता है। ठीक है, पहले आपको हम बताएंगे प्लैनेटरी विंड के बारे में। ठीक है, यह पवन यानी कि ये विंड भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास के धरातलीय क्षेत्रों के अत्यधिक सोलर हीटिंग, जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से सोलर हीटिंग से अधिक होने के कारण उत्पन्न होती है। इन पवनों की गति की दिशा पृथ्वी के घूर्णन गति द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि जो आपकी भूमध्य रेखा के आसपास जो धरातीय क्षेत्र हैं, तो उनमें क्या होती है, जब सोलर हीटिंग हो जाती है तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों में सोलर हीटिंग क्या होती है, अत्यधिक होता है, और उसके कारण ये क्या होती है, हवाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, ये तो आपकी हो गई प्लैनेटरी विंड। ठीक है, दूसरा आपका है लोकल विंड। लोकल विंड क्या होता है, यह मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में धरातल तथा पानी के असमान गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जो आपकी धरातल है और जो पानी है वो असमान हीट होने के कारण क्या होती है, ये उत्पन्न होती है। और हम जानते हैं कि सौर विकिरण के द्वारा धरातल तेजी से गर्म होता है। जो सौर के द्वारा यानी कि सूर्य की रोशनी के द्वारा जो विकिरण होती है, जब वो धरातल पे आती है तो उसके बाद आप जानते हैं कि वो कितनी तेजी से गर्म होता है, और उसी के द्वारा आपकी क्या होती है, ये हवाएं उत्पन्न होती हैं। और लेकिन पानी जो धरातल तो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी जो आपका है वो धीरे धीरे गर्म होता है, और इसी तापांतर के कारण वायु उत्पन्न होती है। यानी कि धरातल जो है वो जल्दी गर्म हो जा रहा है, और जो आपकी वाटर है वो उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, वायु जो है उत्पन्न होती है, वायु, और उसका उपयोग आप लोग क्या करते हैं, इस विंड एनर्जी के अंतर्गत करते हैं। इसीलिए आपको कहा, बताया गया शुरू में कि यह सौर ऊर्जा का क्या है, अप्रत्यक्ष रूप है। ठीक है, और स्थानीय जो वायु होती है पहाड़ी और पठारी किनारों के कारण भी उत्पन्न होती है। एक और कारण है वायु को उत्पन्न होने का कि जो पहाड़ी और पठारी किनारे हैं वहां से भी क्या होती है, वायु जो है उत्पन्न होती है। ठीक, अब बात आती है कि ये जो आपकी पवन ऊर्जा होती है इसको कैसे जो है रूपांतरित किया जाता है। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की चक्कियों का वर्णन हम लोग करेंगे, आगे करेंगे। ये डिफरेंट जो आपके पीस होते हैं उसमें निर्भर करते हैं। पहला जो है रोटर के अक्ष की स्थिति के आधार पर, रोटर के अक्ष की स्थिति के आधार पर ये आपकी मेनली टू टाइप्स की होती हैं, क्षैतिज अक्ष रोटर और दूसरा ऊर्ध्वाधर अक्ष रोटर। ठीक है, जो आपका रोटर होता है, रोटर की अक्ष की स्थिति के आधार पे ये आपके दो प्रकार, एक क्षैतिज होगा और एक ऊर्ध्वाधर होगा। दूसरा है रोटर के प्रकार के आधार पर, पहला प्रोपेलर टाइप, दूसरा मल्टीप्लेट टाइप। ये दोनों क्या है, क्षैतिज में होते हैं। ठीक है, पहला प्रोपेलर टाइप और दूसरा मल्टीप्लेट टाइप, ये दोनों क्या है, क्षैतिज के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा आपका सेवियन रोटर और दूसरा है, उसमें फोर्थ नंबर पे आएगा डारियस रोटर। सेवियस और डारियस रोटर ये ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तो जो आपकी पवन ऊर्जा है या विंड एनर्जी, उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से डिस्कस करें, और इसके जो एडवांटेजेस होते हैं इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आपके ब्लेड्स हैं उनके जो प्रोपेलर टाइप्स हैं, ठीक है, या ब्लेड पे उनको कितने प्रकार भागों में बांटा गया, जैसे कि मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर में, तो उसको फिगर भी अगर मैं बना के समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा, ऐसे नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझाता हूँ।